हमारी नई नई शादी हुई थी और मेरे पति से हमेशा लड़ाई होती रहती थी, लेकिन वो भी जानता था कि गलती उसकी होती है और कभी कभी मेरी भी। पर शादी के शुरू शुरू में इस तरह की लड़ाइयाँ होना आम बात है, बल्कि कुछ लोग तो इन लड़ाइयों को अच्छा समझते हैं और कहते हैं कि रूठना मनाना तो चलता ही रहता है, क्योंकि अगर औरत रूठेगी नहीं तो मर्द उसे मनाएगा कैसे, और अगर वो मनाएगा नहीं तो मोहब्बत कैसे बढ़ेगी। आज भी हमारी लड़ाई हुई थी, पर सुबह से मेरे पति ने अभी तक मुझे नहीं मनाया था। मैं बड़ी हैरान थी कि आज इसको क्या हो गया। रात हुई तो मैं अपने कमरे में थी। मुझे पता चल गया कि वो आने वाला है, तो मैं बिस्तर पर ऐसी हो गई कि जैसे सो चुकी हूँ। आखिर मुझे भी तो उसको दिखाना था कि मैं गुस्से में हूँ। पर थोड़ी देर के बाद जब मैंने उसे देखा तो वो अकेला नहीं था। मैंने कहा कि इसको हमारे कमरे में लेकर क्यों आए हो, तो कहने लगा कि आज ये भी हमारे साथ सोएगा। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि क्या हो गया, ये हमारे साथ क्यों सोएगा। मेरे पति ने कहा कि ये हम दोनों के साथ इसी बिस्तर पर सोएगा। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरे तो कानों से धुआं निकल आया। मैंने कहा कि इतनी भी क्या नाराजगी कि मेरे पति ने ऐसा फैसला कर लिया। शायद इस दफा वो ज्यादा ही नाराज हो गया था, लेकिन उसे फिर भी इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। ये तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही था। पर असल परेशान तो मैं तब हुई जब मुझे ये पता चला कि अब से हर रात वो इस लड़के को हमारे साथ हमारे ही कमरे में सुलाने वाला था। वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पति का सगा। मेरा नाम हिमांशी है। मेरे पति के साथ मेरी पसंद की शादी थी, लेकिन सिर्फ मेरी तरफ से। मेरे पति को इस बारे में नहीं पता था। मैंने अपनी माँ से कहा था कि ये लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके साथ मेरी शादी करवाएं। मेरी माँ ने कहा कि इसके साथ तुम क्या कोई भी शादी करने को तैयार नहीं है। मैंने कहा लेकिन इसकी तो माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, अकेला लड़का, अकेला घर है, ऐसे में क्यों कोई तैयार नहीं होगा। तो मेरी माँ ने कहा कि इसका एक भाई है जो कि पागल है, इस वजह से। पागल का क्या भरोसा है। मैंने कहा कि वो पागल नहीं है, मैंने उसे देखा है, बस वो थोड़ा सा मनमोजी किस्म का है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मोहल्ले में सब लोग बातें करते हैं। मैंने कहा माँ, आपको भी अच्छी तरह पता है कि मोहल्ले में छोटी बात को बड़ी बात बनाकर पेश किया जाता है। मेरी माँ मुझे कहती थी कि तुझे तो बस शादी की पड़ी है, तूने वैसे भी किसी की नहीं सुननी। मैंने कहा कि जिंदगी भर मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, अगर आज मांग लिया तो क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगी। मेरी माँ ने कहा कि ठीक है। मैं और मेरी माँ ही थे इस दुनिया में, मेरे बाबा नहीं थे। मेरे बाबा बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन बहुत ज्यादा बीमार रहते थे, इसलिए जाने से पहले कुछ ऐसा इंतजाम करवा गए थे कि हमें बाद में कोई मसला ना हो। उनकी कंपनी की तरफ से हमें हर महीने कुछ पैसे मिल जाया करते थे। मेरी माँ ने किसी तरह रिश्ते का चक्कर चला ही लिया। जाहिर है वो लड़का भी अकेला था, उसका नाम महेश था, तो उसको भी नहीं पता था कि शादी की बात कहाँ कैसे करे, कौन उसकी जगह जाकर शादी की बात करेगा। जाहिर है उसका भाई तो नहीं करेगा। सारा जुगाड़ करके इंतजाम करवा लिया और मेरी शादी महेश के साथ पक्की हो गई और सादगी से ही हमारी शादी भी हो गई। उसने कहा कि इसके खानदान में कितने लोग नहीं है। हमारे साथ भी यही मामला था, क्योंकि माँ बेटी अकेले रहते थे तो लोग हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करते थे। औरतें अकेली हो तो ऐसा ही होता है। मेरी माँ मेरी शादी के बाद अपनी बहन के साथ जाकर रहने वाली थी। उसका पति भी इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसके बच्चे जवान थे और वो लोग भी मेरी माँ को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, ज्यादा दूर भी नहीं रहते थे। मेरी मौसी बहुत अच्छी थी। मैं महेश के घर आई तो मैंने अपने देवर को देखा। मुझे देखने में तो वो ठीक ही लग रहा था। वो भी बड़ा खुश था कि भाभी घर आई है। मेरे पति ने कहा कि वो तो इसी बात पर खुश है कि अब अच्छे अच्छे खाने खाने को मिलेंगे। बाजार के खाने खा खा कर वो तंग आ गया है। मुझे जब छुट्टी होती है तो मैं कुछ खाना बना लेता हूँ, लेकिन बाकी पूरा हफ्ता बड़ी मुश्किल होती है। मैंने कहा कि अब मैं आ गई हूँ, मैं रोज खाना बना दिया करूंगी, मुझे कोई मसला नहीं था। वैसे भी मुझे मिलाकर अब इस घर में 3 ही लोग थे और 3 लोगों का तो ना तो इतना काम होता है और ना ही इतना खाना बनाना होता है। लेकिन मुझे जब ये पता चला कि मेरा देवर तो जरूरत से ज्यादा खाना खाता है तो मैं हैरान रह गई। वो तो 4 बंदों का खाना खाता था। उसके लिए मैं रोज 5 रोटियां बनाती थी और अगर चावल बनाती तो 1 डिश से ज्यादा खा जाया करता था। मैंने अपने पति से बातों बातों में ये बात की तो उसने कहा कि हाँ, वो खाना ज्यादा खाता है। मैंने कहा कि लेकिन उसके पेट में से इतना सारा खाना जाता कहाँ है। तो उसने कहा कि जब ये इस तरह की हरकतें करता था तो मेरी माँ इसे एक बाबे के पास ले गई थी। ये हमेशा से ज्यादा खाना खाता था। उन्होंने कहा था कि अकेला नहीं है, इसके साथ 2-3 आत्माओं का साया भी है, वो भी खाना खाते हैं, इसलिए ये इतना सारा खाना खा जाता है।
मैं बात सुनकर डर गई तो मेरा पति हंसने लगा। मैंने कहा कि आप मुझे डराने के लिए सब कुछ कह रहे हैं ना? तो उसने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें डरता हुआ देख कर हंस रहा हूँ। लेकिन उन्होंने यही बात की थी और हमें भी ऐसा ही लगा था, वरना दिन की 15 रोटियां एक आम इंसान कैसे खा सकता है? देखो जितना दुबला पतला है, अगर इतना ही खाता होता तो फिर इस पर वजन क्यों नहीं चढ़ता? मैंने कहा कि अगर आपकी बात सच भी है तो फिर आपको मुझे बताने की क्या जरूरत थी? मैंने उसके साथ अकेले रहना होता है। मेरे पति ने मुझे कहा था कि अगर वो जरा सी भी कोई अजीब हरकत करे तो मैं उसे फौरन फोन कर दूं। उसने मुझे अपने नंबर के अलावा एक और नंबर भी दिया था कि अगर मैं कॉल न उठाऊं तो इस नंबर पर करना। ये उस जगह का नंबर था जहां पर वो काम किया करता था और नंबर हमेशा ऑन रहता था। मैंने ये बात अपनी माँ को नहीं बताई, वरना मेरी माँ ने कहना था कि तुम्हें ही शौक था ऐसे घर में शादी करने का, अब मजे करो। मेरा पति बहुत अच्छा था, खूबसूरत था। मैंने उसे अभी तक नहीं बताया था कि मैं उससे मोहब्बत करती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे हासिल किया। मैं इसे ही वक्त का इंतजार कर रही थी। मैं उसे बताना चाहती थी। मुझे लगता था कि मैं उसे ये बात बताऊंगी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो हम लोग इसी तरह रह रहे थे जैसे एक नया शादीशुदा जोड़ा रहता है। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। हमें एक दूसरे की हर बात अच्छी लग रही थी। ऐसी कोई बात नहीं थी जो बुरी लग रही हो या जिस पर गुस्सा आ रहा हो। हम एक दूसरे के सामने नखरे भी कर रहे थे। मैं भी फरमाइशें करती, वो फौरन पूरी कर देता। मेरी माँ कहती है कि शादी के कुछ हफ्तों तक एक मर्द की अक्ल और गधे की अक्ल एक बराबर होती है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। मैं जो भी कहती थी मेरा पति मान लेता था। मैं अपने पति को गधा नहीं कह रही, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान था। हमारे दिन अच्छे गुजर रहे थे। मेरी माँ ने तो ये भी कहा था कि ये दिन ही होते हैं, इसके बाद मर्द बदल जाता है। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत भी करती थी। वो सिर्फ मेरा पति नहीं, मेरी मोहब्बत भी था। मैं चाहती थी कि वो हमेशा इसी तरह मेरी तारीफ करे, मेरे आगे पीछे फिरता रहे और उसकी मोहब्बत में कभी कमी ना आए। लेकिन वक्त के साथ साथ ऐसा होने लगा। कहते हैं जहाँ मोहब्बत ज्यादा होती है वहाँ गुस्सा भी ज्यादा आता है, लड़ाई झगड़े भी बहुत ज्यादा होते हैं। हमारे भी बहुत लड़ाई झगड़े होते थे छोटी छोटी बातों पर। शुरू में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा हो जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा पति देर से घर आया और इस बात में मैंने उसके साथ झगड़ा कर लिया। मैंने कहा कि जब पता है कि मैं अकेली होती हूँ। उसने कहा कि अगर तुम्हें कोई मसला था तो मुझे फोन कर लेती। मैंने कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं था, लेकिन मुझे आपकी याद आ रही थी। उसने कहा कि याद आना कोई मसला नहीं, अपनी याद के लिए तुम मुझे फोन कर नहीं सकती थी। मैं जहाँ पर काम करता हूँ वो लोग बड़े सख्त हैं, मेरा काम भी बहुत मुश्किल है। मैं कंप्यूटर छोड़कर नहीं आ सकता, मेरा कंप्यूटर का काम है। मुझे लगातार उंगलियां चलाने के ही पैसे मिलते हैं, तब इस घर में पैसे आते हैं। बस यहाँ से बात शुरू हुई। मैंने कहा कि अच्छा, अब आप मुझ पर फिजूल खर्ची का इल्जाम लगा रहे हैं। उसने कह दिया कि जब से तुम आई हो खर्च हो रहे हैं। दरअसल खर्च इसलिए हो रहे थे क्योंकि अब घर पर खाना पकता था। एक खाने को पकाने के लिए न जाने कितने सामान लगते थे। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ये लोग बाजार से सब्जी ले आते थे, पकी पकाई सब्जी। अगर आप सस्ती दुकान से ले तो आपको घर पर पकाने से सस्ती ही मिल जाती है, और फिर इसको 2 दिन खा लेते। क्योंकि 2 बंदे थे, अब बंदे भी 3 थे और घर में चीजें पक रही थी। घी का खर्चा, तेल का खर्चा, गैस, सब्जियां, मसाले। एक हांडी को बनाने के लिए कितने सारे सामान चाहिए होते हैं, ये तो सभी को ही पता है। इसलिए खर्च हो रहा था। मेरा पति खर्चों को भी मेरे आगे गा रहा था तो मुझे गुस्सा आ गया। अभी हमारी शादी को 10-15 दिन ही तो हुए थे, अभी से ही हमारी पहली लड़ाई हो गई। एक रात मेरी आंख खुली तो अजीब सा मंजर था। मैंने देखा मेरा पति मेरे बिस्तर पर मौजूद नहीं था। मैंने कहा कि पता नहीं कहाँ चला गया, बाथरूम में भी नहीं था। मैं उठकर बाहर जाने लगी तो वो कमरे में आ रहा था। मैंने कहा कि आप कहाँ चले गए थे, कहाँ से आ रहे थे? उसने बताया नहीं, पर उसके हाथ में फोन था। मैं समझी कि शायद ये किसी से बातें कर रहा था और मैं ना सुन लूं इसलिए बाहर चला गया। जरूर किसी लड़की का मामला होगा जिससे हम मोहब्बत करते हैं, उसके बारे में बहुत वहमी होते हैं, और मैं तो जरूरत से ज्यादा ही वहमी थी। मैंने कहा तो फिर फोन लेकर क्यों? उसने मुझे नहीं बताया। मैंने खुद से ही बातें सोचना शुरू कर दी और हमारी फिर से लड़ाई हो गई। उसने फिर मुझे बता ही दिया। उसने कहा कि आयुष की तबीयत खराब हो गई थी, उसके पास चला गया था और फोन इसलिए ले गया था क्योंकि कहीं डॉक्टर को फोन करना ना पड़ जाए। आयुष ही मेरे देवर का नाम था। मैंने कहा कि अच्छा। मैंने कहा कि क्या हुआ था, तो उसने मुझे ज्यादा नहीं बताया। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो बाहर भी 2-4 चीजें टूटी पड़ी थी। इसका मतलब कि शायद उसको कोई दौरा वगैरह भी पड़ता था। मैं हैरान थी कि इसको दौरा भी पड़ता था।
ये तो बड़ी खतरनाक बात थी। खानदान में तो हमने यही सुना था कि बस इसको लाडला बनाकर रखा हुआ है, इसलिए वो ऐसा हो गया है। लेकिन यहाँ पर तो मामला थोड़ा गंभीर ही था। मेरे पति ने कहा कि दरअसल पहले मैं रात को उसके साथ सोया करता था और अब मैं उसके साथ नहीं सो रहा, इसलिए उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। मैं दिल में सोचने लगी कि अब तो ये बर्दाश्त ही करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है मेरा पति उसके साथ थोड़े जाकर सोएगा। उसने कहा कि उसकी दवाइयां लानी पड़ेगी, ये दवाइयों के बगैर ठीक हो गया था, लेकिन अभी इसे फिर से दवाइयों पर लगाना पड़ेगा। मैंने कहा कि क्या दवाइयां असर करती है? तो उसने कहा कि हाँ, दवाइयां बहुत अच्छा असर करती है। मैंने कहा इस चीज का मतलब पागलों को अगर दवाइयां दी जाए तो वो ठीक हो जाते हैं। उसने कहा कि पूरी तरह से ठीक तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो जरूर ठीक हो जाते हैं। लेकिन हमारे समाज में इस चीज की अवेयरनेस ही नहीं है। यहाँ पर बस जो पागल होता है उसको पागल बनाते हैं और ज्यादा से ज्यादा पागल कर देते हैं, यहाँ तक कि उसे रस्सी से बांधने की नौबत आ जाती है। अगर वक्त पर दवाइयां दें, ख्याल करें, प्यार करें तो उसकी हालत अगर पूरी तरह ठीक नहीं भी होती तो थोड़ी बहुत बेहतर तो हो सकती है। मैंने कहा कि सब पढ़े लिखे नहीं होते ना। उसने कहा कि नहीं, कुछ पढ़े लिखे लोग भी इन चीजों को नहीं मानते। किसी को अगर छोटी सी भी दिमागी बीमारी हो तो उसे पागल ही कहते हैं, जबकि मैं उसे जिस डॉक्टर के पास ले जाता हूँ वो कहती है कि हमारे इलाज में तो पागल का शब्द भी इस्तेमाल नहीं होता। हम तो अपने मरीज को मरीज भी नहीं कहते, पेशेंट भी नहीं कहते, हम कहते हैं कि ये हमारा क्लाइंट है। मैं ये बातें सुनकर बड़ी हैरान हो रही थी। फिर मैंने सोच लिया कि मैं एक दिन अपने पति को ये बता दूंगी कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। मैं उससे इजहार मोहब्बत करने वाली थी। किसी आशिक के लिए इजहार मोहब्बत करना बड़ी बात होती है। मैंने कमरे का माहौल बनाया, मोमबत्तियां लगाई, अच्छे से कपड़े पहने, लाल रंग के कपड़े पहने थे, उसके साथ के सभी सामान पहने थे, मेकअप किया था। मैंने कहा कि आज मैं अपने पति को ये बात बताऊंगी, लेकिन आज शायद उसका दिन अच्छा नहीं गुजरा था। वो बहुत थका हुआ था। घर में दाखिल हुआ तो उसकी शक्ल देखकर ही मुझे अंदाजा हो गया था कि ये कुछ परेशान है, लेकिन फिर भी मैंने तो आज जो प्लान किया हुआ था वो पूरा करना ही था। मैंने कहा कि मुंह हाथ धोकर आ जाए। उसने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने उसकी पसंद का खाना भी बनाया हुआ था। मैंने कहा कि खाना भी खिला दूंगी, पहले मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो मेरे सामने बैठा, लेकिन मेरी तरफ पूरी तरह से ध्यान नहीं था। फिर भी मैंने बता दिया। मैंने कहा कि दरअसल मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती थी। मैंने आपसे इश्क की शादी की है। आपको हासिल करने के लिए बड़े बड़े जुगाड़ किए, तभी मैं यहाँ तक पहुंची। मुझे लगा कि वो कहेगा कि अच्छा, इसका मतलब कि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी। तुमने अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए न जाने क्या कुछ किया। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, ये कितनी अच्छी बात है। लेकिन उसने जब मेरी बात का जवाब दिया तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई। उसने कहा कि अच्छा, यानी उसने सिर्फ ये शब्द बोला कि अच्छा। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि आपको इस बात की कोई खुशी नहीं है कि आपकी पत्नी को आपसे मोहब्बत है? उसने कहा कि सारी बीवियों को अपने पतियों से मोहब्बत होती है। मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता है, पत्नी होना अलग बात है, महबूबा होना अलग बात है। उसने कहा कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जो लोग अरेंज मैरिज करते हैं उनको भी एक दिन एक दूसरे से मोहब्बत हो ही जाती है। मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता, ऐसा आपको तब महसूस होता है जब आपकी अरेंज मैरिज होती है। फिर मेरे पति ने जो बात की उससे मेरा दिल ही टूट गया। उसने कहा कि हमारी तो अरेंज मैरिज ही हुई है, मेरी तरफ से तो अरेंज मैरिज ही है। मैंने कहा लेकिन मेरी तरफ से तो ये मोहब्बत की शादी है। उसने कहा फिर तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। मैंने कहा कि अभी बताई है तो आपने ऐसा जवाब दिया, पहले बताकर क्या हो जाता। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सोच लिया कि मैं अपने पति को नहीं मनाऊंगी, वो मुझे मनाएगा भी तो मैं नहीं मानूंगी। उसने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया था। मेरा एक छोटा सा ख्वाब था जो मैंने देखा था, इसने उसे चकनाचूर कर दिया। मेरे पति ने कहा कि तुम कभी कभी ना छोटी छोटी बातों पर बहुत अजीब हरकतें करती हो। आज उसकी जुबान से ये शब्द निकला है, वरना उसने ऐसा भी मुझे कभी नहीं कहा। मैं तो मुंह फुलाकर एक तरफ बैठ गई। उसने खुद ही खाना गर्म किया और बाहर बैठकर खाना खाने लगा। लेकिन उसकी एक आदत थी कि वो मुझे नाराज करके कभी नहीं सोता था। मुझे पता था कि वो मुझे मनाए बगैर नहीं सोएगा, पर वो मेरे कमरे में ही नहीं आ रहा था। मैं भी जाग रही थी। जागने के लिए कभी मोबाइल की तरफ बिजी हो जाती, कभी कोई किताब पढ़ने लगती। वो 12 बजे के बाद कमरे में आया तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो अकेला नहीं था। मैंने कहा कि इसको यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? उसने कहा कि ये भी हमारे साथ ही सोएगा। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि क्या मतलब, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि अब वो अपने भाई आयुष को अंदर ले आया था, जो कि पागल था। उसने कहा कि देखो, हमारी शादी को 1 महीना होने वाला है
इस बेचारे ने बड़ी मुश्किल से ये महीना गुजारा है। इसको मेरे साथ सोने की आदत है और अब इसके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। ये कुछ दिन हमारे साथ सोएगा ताकि इसकी तबीयत थोड़ी सेट हो जाए। फिर इसके बाद मैं कोई और सिस्टम कर लूंगा। मैं इसे अकेले इस कमरे में नहीं छोड़ सकता। अगर ये अकेला रहा तो ये खुद को मारने की भी कोशिश कर सकता है। मैंने कहा कि ये काम आपने पहले तो नहीं बताया, आज आप मेरे पर गुस्सा निकाल रहे हैं। मेरे पति ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही हो? बस तुम्हारे इर्द गिर्द मेरी जिंदगी घूमती रहती है, हर बात तुम्हारे से रिलेटेड होगी। मैं अपने भाई के लिए कुछ नहीं सोच सकता। मैं अपने भाई के लिए परेशान हूँ, तो मुझे और परेशान मत करो, मेरा दिमाग खराब नहीं करो। ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, ये बस हमारे साथ ही सोएगा। मेरे तो सर से शुरू हुई और पैरों पर आकर बात खत्म हुई। आज तो मेरे पति के मुंह में मेरे से भी ज्यादा लंबी जुबान आ रही थी। मैं भी खामोश हो गई। मैंने कहा कि ठीक है। मेरे पति को मुझ पर गुस्सा था या नहीं, लेकिन जो उसने कहा वो कर दिखाया। हमारा देवर हमारे साथ ही सोने लगा। मैं हैरान थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो तो अपनी बीमारी में था, उसे इन बातों का पता नहीं था कि उसका हमारे कमरे में कोई काम नहीं। मेरी एक सहेली थी जो बताती थी कि जब से मेरी शादी हुई है 2 साल होने वाले हैं, मेरे देवर और मेरे ससुर आज तक मेरे कमरे में नहीं आए हैं। मुझे उसकी ये बात बड़ी अच्छी लगी थी, क्योंकि जाहिर है शादीशुदा जोड़े की अपनी प्राइवेसी होती है। मुझे लगा था कि काश ये सिस्टम हमारे यहाँ पर भी होता, लेकिन यहाँ पर तो ऐसी उल्टी गंगा बह रही थी कि हमारी ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। और मेरा देवर मेरे पति के साथ हमारे कमरे के अंदर हमारे ही बिस्तर पर सो रहा था। मुझे बिल्कुल नींद ना आती, लेकिन इस कमरे में और कोई जगह नहीं थी जहाँ पर मैं जाकर सो सकती हूँ। और मैं बाहर जाकर सोना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे अकेले डर लगता था। मेरे पति ने मुझे देखा और कहा कि सो जाओ, जाग क्यों रही हो, और मुंह लपेट कर सो गया। उसने अपने भाई की तरफ अपना मुंह कर लिया। मैं हैरान रह गई। कहते हैं कि रात का एक वक्त ऐसा भी होता है जब अच्छे भले आदमी और बीमार आदमी दोनों की एक जैसी हालत हो जाती है, और चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे शोर हो रहा हो, चाहे लाइट गई हो, पंखा हो ना हो, गर्मी हो या सर्दी, उसको नींद आ ही जाती है। बस इस तरह मुझे भी नींद आ गई। लेकिन मैं सुबह भी नाराज थी। मैंने अपने पति से कहा कि इस तरह नहीं चलेगा, ये सब क्या है। उसने कहा कि इतना तो करना ही पड़ेगा। तुम्हें जब मुझसे मोहब्बत हुई थी तो तुम्हें नहीं पता था कि मेरे भाई के साथ ये मसला है। मैंने कहा कि ये बात तो पूरी बस्ती को पता थी, तभी तो आपको कोई लड़की नहीं देता था। उसने कहा कि बस फिर तुम्हें भी पता ही होगी ना, अब तुम आ गई हो, सब कुछ देख कर आई हो, तो फिर अब ये सब कुछ बर्दाश्त करो। मैंने कहा कि मैंने आपको अपनी मोहब्बत के बारे में क्या बताया, आपने तो मुझसे नफरत करनी ही शुरू कर दी। उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस मोहब्बत वगैरह पर यकीन नहीं रखता। मेरे लिए मोहब्बत यही है कि तुम मेरा साथ दो। मेरा भाई मुश्किल में है, वो जानबूझकर ये सब कुछ नहीं कर रहा, उसकी हालत ऐसी ही है। उसके मामले में अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो उसके मामले में अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो अभी तक तुमने मेरे लिए क्या क्या किया है मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। महीना होने वाला है, मैं हर रोज तुम्हारे लिए कोई ना कोई चीज लेकर आता हूँ। मैंने कहा कि आप तो बड़े कंजूस आदमी हैं, हर चीज का हिसाब रखते हैं। उसने कहा कि हिसाब नहीं रख रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। बस फिर से हमारा झगड़ा हो गया और हमने पूरा दिन एक दूसरे को नहीं बुलाया। रात हुई तो वो फिर से अपने भाई को कमरे में लेकर आ गया। मैं बड़ी परेशान थी। इतने दिन तो ये इस तरह नहीं गुजरने वाले थे, ये सब यूं ही तो नहीं चलने वाला था। एक दिन मैंने आयुष को ही कहा कि हमारे कमरे में नहीं सोया करो, हमारे कमरे में एक चुड़ैल है जो तुम्हें खा जाएगी। तो उसने ऐसी बात की कि मुझे डर लगे। उसने कहा कि मैं चुड़ैल से नहीं डरता, मैंने चुड़ैलों को देखा हुआ है, वो किसी इंसान को नहीं खाती है, वो तो इंसानों से अच्छी होती है। मैंने कहा कि तुमने कहाँ देखा? तो उसने कहा कि मेरे साथ एक चुड़ैल रहती है, मैं हमेशा उससे बातें करता हूँ, अब वो मेरी दोस्त है। मुझे ही डर लगना शुरू हो गया। मैंने कहा अगर सच में ही ऐसा हो गया तो इसका मतलब कि इसके सारे भूत प्रेत भी हमारे कमरे में ही आते हैं। मैंने अपने पति को प्यार से समझाया और कहा कि देखो ऐसे नहीं होता। उसने कहा कि मुझे पता है ऐसे नहीं होता, लेकिन कुछ दिन तक इसको यहीं पर रखना पड़ेगा, नहीं तो इसके दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे, मुसीबत बढ़ती जाएगी। तुम्हें नहीं पता इन चीजों का। बड़ी मुश्किल से हमने इसको इस लूप से निकाला है। मैं और इसके डॉक्टर ने बड़ी मेहनत की है। इसको अकेला छोड़ेंगे तो कुछ और हो जाएगा। हर एक चीज का कोई ना कोई मतलब होता है, ये धाग धागों का खेल है, इसी तरह से करना पड़ता है। कुछ दिन बर्दाश्त कर लो। बर्दाश्त ही तो नहीं हो रहा था मुझे। मैंने घर में एक काम वाली रखी थी जो हफ्ते में एक दफा आती थी। उसको भी ये बात पता चल गई, उसने मोहल्ले में बता दिया। मेरी माँ को भी पता चल गई। मेरी माँ ने कहा कि ये क्या बात हुई, ये कोई तरीका है, ऐसे कोई करता है?
वो कोई छोटा बच्चा तो नहीं है। मैंने कहा कि माँ इतना बड़ा भी नहीं है, उसकी उम्र 17 साल ही तो है। इधर असल में 24 साल की थी मैं और मेरा पति 25 साल का था। मैं महेश से मोहब्बत करती थी, इसलिए मैंने अभी तक किसी से शादी नहीं की थी। लेकिन हमने महेश को गलत बताया था कि मैं 23 साल की हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। मेरी माँ ने कहा था कि फिर भी उसको मना करो। उसने मुझे कहा था कि ज्यादा समय तक ये सब कुछ नहीं चलेगा। लेकिन मैंने अपने पति को ये बात नहीं बताई और मैं उनसे तसल्लियां लेने के लिए एक पीड़ित औरत बन गई। मैंने कहा कि पता नहीं ये सब कब तक चलेगा। मैं तो परेशान हो गई हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं माँ को कोई भी बात बताती थी तो वो यही कहती थी कि पसंद की शादी है ना, अब खुद ही बर्दाश्त करो। लेकिन इस मामले पर मेरी माँ भी मुझे तसल्ली देने लगी और इंसान की फितरत होती है कि उसे तसल्लियां लेने का बड़ा शौक होता है। शायद मजलूम बनना हर इंसान को अच्छा लगता है। मेरा पति तो अपनी बात से हट नहीं रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। आयुष, मेरा पति और मैं कमरे में सो रहे थे जब अचानक रात को मेरी आंख खुली और सामने का मंजर देखा तो मेरी आत्मा लरज गई। मैंने देखा कि आयुष के हाथ में एक गुलदान था और वो मेरे पति की तरफ बढ़ रहा था। अगर मैं ना चिल्लाती तो वो गुलदान मेरे पति के सर पर दे मारता। मेरे पति ने भी देख लिया कि ऐसा ही होने वाला था और मैं भी बुरी तरह चिल्लाने लगी। आयुष को बहुत बुरा दौरा पड़ गया था। वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हमारी तरफ बढ़ रहा था। मेरा पति बार बार उसे रोक रहा था। हमारी चीखें सुनकर मोहल्ले वाले भी जाग गए। साथ वाली आंटी तो आ गई, क्योंकि वो पहले भी हमारे घर आती जाती रहती थी। अच्छा भला तमाशा बन गया। अगले दिन डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसको कुछ दिन अस्पताल में रखना होगा, इसकी तबीयत ज्यादा खराब है। मेरा पति बड़ा परेशान था। अब तो मुझे भी अफसोस हो रहा था। उसका छोटा भाई था और उसने मरने से पहले अपने माँ बाप से ये वादा किया था कि उसका हमेशा ख्याल रखेगा। मैंने अपने पति को तसल्ली दी और डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन अस्पताल में रखेंगे, यहीं पर इसका इलाज होगा। अभी वो अस्पताल में ही है और हम दोनों घर में रहते हैं। अब हम लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नहीं है। मैं अपने पति का साथ देने की कोशिश करती हूँ। उसने मुझे कहा कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। मर्द को पता चल जाता है कि उसकी पत्नी उससे मोहब्बत करती है या उसे सिर्फ मतलब है। मुझे भी पता चल गया था कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, लेकिन बस क्या करूं, मैं एक उलझा हुआ इंसान हूं। देखो आयुष मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, जैसे तुम हो। जैसे तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, मुझे अपने भाई से मोहब्बत है। वो बेचारा बड़ी तकलीफ में है। आज वो नॉर्मल होता तो हम दोनों एक साथ मिलकर इस दुनिया को जीत लेते, लेकिन वो बेचारा अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं परेशान रहता हूँ। बस इसके मामले पर तुम मेरा साथ दो, मैं उसी को तुम्हारी मोहब्बत समझ लूंगा और तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होने दूंगा और हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक रहेगा। मैंने कहा कि ऐसा ही होगा, मैं भी आपका साथ दूंगी। अब मैं समझ गई हूं कि वो बेचारा खुद तकलीफ में है। ऐसे इंसान पर तो रहम आता है। उसके बाद से हमारी लड़ाई झगड़े कम होने लगे और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो गया। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।